Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 6.4 दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपने अगर कभी भी वाटर टैप के अंदर से वाटर के फ्लो को ऑब्जर्व किया हो तो आपने ये चीज़ लाजमी ऑब्जर्व की होगी कि जब पानी वाटर टैप से फ्लो करता है तो जब स्टार्टिंग में जहाँ से वाटर टैप के अंदर से वो आ रहा होता है इनिशियली उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आके ज़मीन की सरफेस को टच करता है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पानी का जो एरिया है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता जाता है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज़ का जो जवाब है ना वो हमें इस टॉपिक से मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बेसिकली ये किसी भी फ्लूइड के फ्लो करते हुए इसके एरिया और वेलोसिटी के रिलेशन को हमें बताती है। ठीक है, कि फ्लूइड के एरिया का यानी फ्लूइड जहाँ से मूव कर रहा है, जिस एरिया से मूव कर रहा है उसका फ्लूइड की वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंसीडर किया है, कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी बेसिकली हमने एक आइडियल फ्लूइड को कंसीडर किया। स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड तभी होता है, स्टेडी फ्लो आपको पता है जब फ्लूइड आइडियल हो, रियल फ्लूइड के अंदर ये स्टेडी फ्लो एग्जिस्ट नहीं करता। सो कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब है कि कहीं से एरिया ज़्यादा होगा कहीं से कम होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि द ट्यूब हैज़ सिंगल एंट्री, यानी कि ट्यूब की दो ओपनिंग है, एक एंट्री है सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट, और एक सिंगल एग्जिट है उसका, यानी कि ट्यूब की दो ओपनिंग्स है, एक साइड से फ्लूइड जो है वो एंटर करता है, दूसरी साइड से फ्लूइड एग्जिट करता है। तो ये डायग्राम है, मैं दिखा देती हूँ कि ये देखें, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक पाइप है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वेरिंग का मतलब है, मैंने आपको बताया कि कहीं से एरिया कम है और कहीं से एरिया ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 एरिया के लिए लिखा हुआ है, 1 ये इसलिए है कि लोअर एंड वाली चीज़ों के लिए हम 1 यूज़ कर रहे हैं और अपर एंड के लिए हम 2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो A1 इज़ द एरिया ऑफ द ट्यूब कह सकते हैं आप, या एरिया ऑफ द फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड भी वही एरिया ले लेगा जो इस ट्यूब का एरिया होगा। तो एट लोअर एंड के लिए A1 है। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसके साथ वो एंटर करेगा। ठीक है, और डेल x1 जो है वो हमारे पास फ्लूइड का वो डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करता है एट लोअर एंड। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम अपर एंड पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया जो है फ्लूइड का वो ज़्यादा है A2, और उसकी वेलोसिटी जो है V2 है, और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो डेल x2 है। ठीक है, तो इसी डायग्राम से हमने सारा अपना जो प्रूफ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है ना बेसिकली वो इस डायग्राम से ड्राइव करनी है। सो एट द लोअर एंड, तो सबसे पहले हम लोअर एंड के लिए चीज़ें लिखेंगे, फिर हम अपर एंड के लिए लिखेंगे और फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो एट लोअर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, जितना डिस्टेंस टाइम टी डेल टी के अंदर ट्रेवल हुआ है वो कितना है, डेल x1। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया कि डेल x1 है, यानी फ्लूइड ने एंटर किया ट्यूब के अंदर और कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल x1, और उसको आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस का होता है S इज इक्वल टू वी टी। तो S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से हम इसे लिख लेंगे डेल x1 इज इक्वल टू V1 डेल टी। अब हम इसका वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम एंटरिंग, तो वॉल्यूम कितना अंदर जा रहा है, वॉल्यूम के लिए हमने लिखा एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या आप इसे कह सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ठीक है, यानी उस ट्यूब की थिकनेस है डेल x1। तो अब ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो आपको पता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, और अगर हम लेंथ क्रॉस विड्थ को देखें तो वो एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम के फार्मूला के अंदर जो लेंथ क्रॉस विड्थ है उसको एरिया लिख दिया, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या फिर थिकनेस। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 डेल x1, और यहाँ पर हमने क्या किया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू A1, वैसे ही डेल x1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी V1 डेल टी, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A बन गई फॉर लोअर एंड। ठीक है, अब सेम चीज़ें हम अपर एंड के लिए भी करेंगे। अब है कि मैस एंटरिंग, कितना मैस एंटर कर रहा है। अगर हम मैस कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है हमारे पास एक कॉमन फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम मैस को अलग करें तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और डेल m1 हम लिखें तो इज इक्वल टू ρ1v, यानी कि लोअर एंड की डेंसिटी और लोअर एंड का मैस और वॉल्यूम साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, अब हम इक्वेशन नंबर ए से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर ए से हम ये ले सकते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर ए में मिल गई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम डेल m1 की वैल्यू निकालेंगे। डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 v, वॉल्यूम की जगह हम पुट करेंगे A1 V1 डेल टी, यानी A1 V1 डेल टी,
और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू ही क्यों कैलकुलेट की, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमने ये सारा कुछ करके मैथ्स क्यों कैलकुलेट किया। तो वो इसलिए किया क्योंकि बेसिकली ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को होल्ड करती है। ठीक है, तो हमने उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को माइंड में रखते हुए, जो कि हमें पता है जिसका मतलब ये होता है कि मैथ्स हमारा कंजर्व रहेगा, यानी जितना मैथ्स हमारा एंटर होगा पाइप के अंदर, या जितना फ्लूइड हमारा जितने मैथ्स के साथ एंटर होगा उतने के साथ ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मैथ्स कंजर्व रहेगा, तो उस चीज़ को हमने यूज़ करना है। उसके लिए हमने पहले डेल M1 निकाला यानी एंटरिंग मैथ्स निकाला है, फिर हम अपर एंड वाली चीज़ों से डेल M2 निकालेंगे यानी कि हमारा एग्जिट मैथ्स निकालेंगे, फिर इनको इक्वल करेंगे दोनों को, क्योंकि हमारा हमने कहा कि लॉज कंजर्व मैथ्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो और वैसे भी आपको पता है वो यूनिवर्सल लॉ है, वो हर जगह होल्ड करता है। तो हम डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2 और उनकी जो भी वैल्यूज है इनको इक्वेट करके फिर हम इक्वेशन निकालेंगे, और आगे आगे हम डेरिवेशन करते करते इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें पता चलेगा कि फ्लूइड के एरिया और उसकी वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो हम अपर एंड के लिए करते हैं, एट अपर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल x2, और वो इक्वल हो जाएगा s इज इक्वल टू vt वाले फार्मूले से v2 डेल t। वॉल्यूम लीविंग कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा a2 डेल x2, वही सेम वही चीज़ जो वहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे किया है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू a2, और उसी तरह से सेम हम यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे a2 v2 डेल t। ये क्वेश्चन नंबर b बन गई। फिर उसी तरह से मैथ कैलकुलेट करेंगे, मैथ लीविंग तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें हम क्या करेंगे डेल M को अलग कर लेंगे, डेल M2 इज इक्वल टू रो टू वी। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, डेल M2 इज इक्वल टू रो टू a2 v2 डेल t। अब ये जो v2 है ये वेलोसिटी के लिए। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन बी, ये हमारी इक्वेशन बी, या फिर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, जो मैंने आपको बताया कि इस हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर ये वैलिड हो रहा होता है, इसी को हमने ये एप्लीकेबल होता है, इसी को हमने यूज करके सारी डेरिवेशन करनी है। सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, सिंस द टोटल मैथ्स इज कंजर्व्ड, सो डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2 यानी कि रो1 a1 v1 डेल t इज इक्वल टू रो2 a2 v2 डेल t। अब ये टाइम जो है वो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रो1 a1 v1 इज इक्वल टू रो2 a2 v2। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये आ जाती है कि हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड की हमने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड जो होता है नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, और इसके अलावा स्टेडी फ्लो होता है और इरोटेशनल होता है। ठीक है, तो क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल होता है उसमें हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था उस वीडियो के अंदर कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होने का मतलब ये है ना कि हमारा जो फ्लूइड है उसके ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें तो उसके मॉलिक्यूल्स मजीद करीब ना आए, क्योंकि कंप्रेस होने का ये मतलब है ना कि वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन हम फोर्स अप्लाई करें और करीब ना, इसका मतलब है वो चीज़ इनकम्प्रेसिबल है। तो हमारा फ्लूइड जो है, जो आइडियल फ्लूइड है जिसको हमने इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में शुरू में कंसीडर किया है, वो नॉन कंप्रेसिबल है। इसका मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट है। सो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर डेंसिटी कांस्टेंट है अगर, तो रो1 और रो2 इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a1 v1, ये v वेलोसिटी का वॉल्यूम का नहीं है, इसको मिक्सअप ना कीजिएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि जितने एरिया में जिस वेलोसिटी के साथ हमारा फ्लूइड एंटर हुआ था उनका जो प्रोडक्ट है, और हमारा जहाँ से लीव कर रहा है हमारा फ्लूइड जिस भी वेलोसिटी के साथ उनका प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें जो एंट्रिक टाइम पे हैं प्रोडक्ट और जो लीविंग टाइम पे प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का, वो दोनों इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इन जनरल फॉर्म हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जब इनका प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है ना, क्योंकि अगर हमारे पास ये एंटरिंग के टाइम पे भी ये प्रोडक्ट की वैल्यू वही आ रही है और लिविंग के टाइम पे भी प्रोडक्ट की वैल्यू वही आ रही है, इसका मतलब है वो चीज़ कांस्टेंट है ना, तभी तो वो एंटरिंग के टाइम पे भी सेम है, लिविंग टाइम पे भी सेम है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एवी जो है, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो एवी है ना, ये हमें फ्लो रेट के बारे में भी बताता है। ठीक है, वो किस तरह से बताता है, वो इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पे नहीं की, लेकिन अगर आप इसको वेलोसिटी की जगह पुट करें इसकी वैल्यू को, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, या फिर एक्स इज इक्वल टू वी टी होता है। तो अगर उस फार्मूले से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू एक्स बाय टी। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब आप यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बाय टी। ठीक है, ए एक्स बाय टी जब बनेगा तो आपको पता है जो ए एक्स होता है ना, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, वो अभी हमने देखा था पीछे
लास्ट वाली स्लाइड पे कि वो वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम बाय टाइम का मतलब है कि रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो फ्लो रेट के बारे में इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस इक्वेशन का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास एरिया है एंड स्पीड है किसी चीज़ की फ्लूइड की किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू कांस्टेंट वैसे रहे और v जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाए, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा के इक्वल लगाते हैं, साथ को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे हमने रिवर्स किया है, कांस्टेंट हटाया, इक्वल हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाया है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड के एरिया और जिस एरिया से वो गुजर रहा है और उसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि स्मॉलर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड वाइस वर्सा। जितना एरिया कम होगा जहाँ से फ्लूइड गुजर रहा है उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी नैरो पाइप के अंदर से फ्लूइड ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा और अगर कोई वाइडर पाइप है वहाँ से फ्लूइड क्या है, स्लो स्पीड के साथ गुजरेगा। तो बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताती है। और यही जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी वाटर टैप वाली, वहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि जब स्टार्टिंग में पानी जहाँ से मतलब नीचे आना शुरू हो रहा होता है, अगर आप बिल्कुल टैप के क्लोज देखें तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि टैप की जो ओपनिंग है, फ्रंट से ओपनिंग है, वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा है, तो क्या होता है पानी की स्पीड कम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है तो नीचे आने से क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे जैसे वो फ्रीली फॉल कर रहा है ना पानी, तो फ्रीली फॉल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उन पर सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। ग्रेविटी क्या कर रही होती है, वक्त के साथ साथ उनकी स्पीड इंक्रीज कर रही होती है। तो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और स्पीड जब इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से इसका एरिया कम हो जाता है। और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि पानी का जो पूरी वो एक धार सी नीचे आ रही होती है वो बिल्कुल ऐसे नैरो हो जाती है, ऐसे लगता है ऊपर से वो वाइडर थी, नीचे आते आते पानी ना नैरो हो गया है। तो वो एरिया इसलिए अपना रिड्यूस करता है क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि एरिया और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस डायग्राम को मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो देयर आर मैनी फिनोमिनाज इन रियल वर्ल्ड दैट मेक यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक तो मैंने आपको वाटर टैप वाली एग्जांपल दे दी है स्टार्टिंग में ही, और इसको मैंने यहीं पर पुट किया हुआ है, तो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्री फॉल वाटर, या फिर आप वाटर टैप लिख सकते हैं इसकी हेडिंग में। व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रीली, जब फ्रीली फॉल कर रहा होता है जैसे वाटर टैप में से करता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेज एज सो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज। जब इसका एरिया इंक्रीज करेगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये देखिए, यहाँ मैं बात कर रही थी कि ये जो टैप की ओपनिंग है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ना तो उसकी स्पीड हो रही है इंक्रीज, क्योंकि नीचे से उसे अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, उसकी स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो आप देख सकते हैं उसका एरिया कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और ऐसे ऐसे ये नैरो होता जा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल नैरो हो गया। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। और उसके अलावा हमारे पास है बाय स्क्वीजिंग द एंड ऑफ द रबर पाइप। आपके पास जो वाटर पाइप होता है जिससे हम आप पौधों को पानी देते हैं, वो जो वाटर पाइप होता है, अगर आप उसको स्क्वीज कर लें, यानी आप उसको अंगूठे के साथ ना बिल्कुल दबा लें, तो क्या होता है कि आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, उसके फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, जब आप उसको दबाते हैं आप उसका एरिया डिक्रीज करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, या फिर अगर आपने नहीं किया तो बेशक आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आप जब वाटर पाइप को दबाते हैं अपने अंगूठे के साथ, तो क्या होता है कि जो पानी है वो ज़्यादा स्पीड के साथ आगे जाता है, उससे पहले उसकी स्पीड कम आ रही होती है। जब बिल्कुल आप उसको फ्री हैंड के साथ पकड़ते हैं तो पानी की स्पीड कम होती है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। जैसे ही आप एरिया कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैथ्स के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। सो बाय स्क्वीजिंग द एंड ऑफ द रबर पाइप इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव किया है इसके अंदर, और इसकी एप्लीकेशंस को देखा है विद यूजिंग डायग्राम। और आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।